हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और बहुत स्पीडली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द 5th चैप्टर ऑफ macroeconomics. Now we are on the chapter number 6. In our previous class we have discussed the meaning of commercial bank, and we have also discussed something about money creation or credit creation process of commercial bank. बट क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था तो कुछ चीजें ऐसी रह गई थी जो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, राइट? तो आज हमारे पास अच्छा टाइम है, हम इसको प्रॉपर, आज की क्लास पूरी इसी से रिलेटेड है, तो इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे करेंगे। हैव अ लुक। पढ़ क्या रहे हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं द मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक। We already know that commercial bank is not having any authority to create to issue notes. कोई भी करेंसी नोट्स को इशू नहीं करता है। नोट इशूइंग अथॉरिटी इज विद द सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन। तो फिर कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है ये हमें पढ़ना है। तो देखिए, रीडिंग, बुक रीडिंग के साथ में चलेंगे आज हम, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से बताया है। One of the most important activities of commercial bank is credit creation. Through the process of money creation, commercial banks are able to create credit, which is in far excess of initial or primary deposits. क्या कह रहे हैं ये कि कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा प्राइमरी डिपॉजिट के फॉर्म में आया, जितना पैसा सबसे पहले किसी इंडिविजुअल ने बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसके कंपैरेटिवली बैंक बहुत ज्यादा क्रेडिट मनी मार्केट में क्रिएट कर देती है। कैसे क्रिएट करती है वो पढ़ेंगे, उससे पहले टू मेन assumptions. Assumption number 1, the entire commercial banking system is assumed to be a single unit. हम मान रहे हैं बैंक्स, एक ही बैंक, पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया बैंक्स, ठीक है। अब हम इसका एक कंबाइंड प्रोसीजर पढ़ लेंगे। आगे देखिए, all the receipts and payments of the economy are routed through the banks, that is all payments are made through checks and all receipts are deposited in banks. ये कल मैंने आपको दोनों assumptions बताए थे, राइट? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझते जाना एक एक सेंटेंस। The deposits held by banks are used for giving loans. जो पैसा हमने और आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, that money is used by banks to give loan. So the money which is used by banks for lending purpose is the money which is deposited by depositors in bank, right? तो वही पैसा वो यूज कर रही है। आगे देखिए क्या लिखा है, commercial bank grants loan to borrower by opening a deposit account in the name of borrower and credit the amount in this account. क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कमर्शियल बैंक जब किसी इंडिविजुअल को लोन देती है तो वो उसका अकाउंट बैंक में ओपन कर लेती है और अकाउंट ओपन करके उसके अकाउंट पे उतना अमाउंट डिपॉजिट के फॉर्म में शो कर देगी जितना उसने लोन लिया है। अगर मैं एसबीआई के पास गई और मैंने कहा 10 लाख का लोन चाहिए, तो वो एसबीआई क्या करेगा, मेरा एक अकाउंट ओपन कर देगा एसबीआई में ही और उसमें 10 लाख रुपीस शो कर देगा कि एसबीआई ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर किया है? बिकॉज आई हैव ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक। तो इसको तसल्ली से रीड कीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं। This is called secondary deposit. कौन से डिपॉजिट? जो लोन के फॉर्म में क्रिएट हुए। एक्चुअली डिपॉजिट पैसा बैंक में नहीं आया। कल मैंने जो एग्जांपल बताया था आपको जिसमें एक्चुअली 10,000 आया था, अब 10,000 में से कुछ पोर्शन साइड में रख के बाकी का जो लोन के फॉर्म में दिया वो बैंक में डिपॉजिटेड के बैंक अकाउंट में ही शो होता है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट बन जाता है। आगे पढ़ेंगे टेबल में अच्छे से। अब देखिए क्या लिखा है, however banks cannot use the whole deposit for lending. आप सोचिए आपने जितना भी पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक सारा ही लोन के फॉर्म में दे दे। हम सबने मिलके जितना जितना पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक को सब लोन के फॉर्म में दे दे, तो फिर जब हम विड्रॉ करवाने जाएंगे तो बैंक हमें क्या देगा? इसलिए बैंक सारा डिपॉजिट मनी नहीं यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। It is legally compulsory for a bank to keep a certain minimum fraction of their deposits as reserve. लीगल कंपल्शन है सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कि वो अपने डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंट साइड में रख लेगी रिजर्व के फॉर्म में। इस रिजर्व को लीगल रिजर्व, लीगल कैश रिजर्व या लीगल रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ लीगल रिजर्व या लीगल रिजर्व रेशियो एक ही बात है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, it is legally compulsory for the banks to keep
a certain minimum fractions of their deposits as reserve. The fraction is called the legal reserve ratio or reserve deposit ratio or reserve ratio. कुछ भी कह दो, रिजर्व जो साइड में रखना है वो रेशियो, ठीक है, एंड इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक. कितना साइड में रखना है ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी. करंटली सीआरआर चल रहा है 4%. जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ है, बैंक को केवल उसका 4% साइड में रखना है, बाकी का पैसा वो लोन के फॉर्म में दे सकते. अब क्या कहते हैं, and do not keep 100% reserves against deposit. मेरे पास जितने रुपीस डिपॉजिट के फॉर्म में आए, मैं वो सारे के सारे साइड में नहीं रखूं, ठीक है. क्यों नहीं रखेंगे, सिर्फ एक फ्रैक्शन ही रखेंगे. वो फ्रैक्शन क्यों रखेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने ऐसा कहा है. अब आगे देखिए क्या कहते हैं. Why only fraction of deposits are kept as cash reserve? आप लोग समझाइए. मैंने तो कल इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तब ये बता दिया था. फर्स्ट पॉइंट समझा दीजिए बस. Give it a reading and then give it a try. And raise your hands. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. बेटा ये जो why only a fraction of deposits are kept as cash reserve, इसको रीड करना है और इसका फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना है. आप be quick. No one in the class. Very good. समझिए क्या लिखा हुआ है. ये कह रहे हैं मैम इसमें ये कहा, यस समझाइए. मैम इसमें ये कहा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट में कहा हुआ है कि ना, एक तो सभी लोग साथ में अपना मनी विड्रॉ करने नहीं आते, और अगर आते भी है तो सारे के सारे जिन्होंने जितना उन्होंने अमाउंट दिया हुआ है वो वापस सारा के सारा साथ में नहीं थोड़ना लेते. बिल्कुल सारा एक साथ हम लेने नहीं चाहते. ये कह रहे हैं why only a fraction of deposits are kept as cash reserve, क्योंकि एक इंटेलिजेंट प्रूडेंट बैंकर को ये पता है अपने एक्सपीरियंस से कि जितने भी लोगों ने डिपॉजिट्स करवा रखे हैं वो सारे के सारे तो एक बार में नहीं आएंगे बैंक के पास. एक साथ सारे लोग आ जाएं ये चीज तो पॉसिबल नहीं है. और अगर आ भी जाते हैं किसी टाइम पे बहुत ज्यादा लोग विड्रॉ करवाने, तो भी वो एंटायर अमाउंट विड्रॉ नहीं करवाते. अगर मैं बैंक में अमाउंट विड्रॉ करवाने गई तो मैं सारा का सारा विड्रॉ नहीं करवा लूंगी. प्लस हमेशा बैंक में कुछ नए डिपॉजिट्स तो आते रहेंगे, तो कैश तो आता ही रहेगा. तो इसलिए मुझे सारा का सारा कैश साइड में रखने की जरूरत नहीं है. मैं एक्स्ट्रा कैश को लोन के फॉर्म में आगे दे सकती हूँ. तो देखिए क्या कह रहे हैं. So to meet the daily demand for withdrawal of cash, it is sufficient for banks to keep only a fraction of deposits as cash reserve. It means if experience of bank shows that withdrawals are generally around 20% of the deposits, then it need to keep only 20% of deposits as cash reserve. ये कह रहे हैं कि बैंक को पता है डेली डिमांड होगी, बट कितनी होगी, लिमिट्स में. तो अगर मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीआरआर सेट कर दिया, रिजर्व सेट कर दिया, तो बस उतना ही रखना है. बाकी का पैसा मैं क्या कर सकती हूँ, लोन के फॉर्म में आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. अब देखिए आगे क्या कहते हैं. Just give me a second. Yes, have a look. Let us now understand the process of money creation through an example. ये कल वाला प्रोसेस है. अभी थ्योरेटिकल हमने रीड कर लिया, अब कल वाला प्रोसेस है, इसको समझना शुरू करें. पहले मैं आपको टेबल समझाऊंगी, फिर पीछे का एक्सप्लेनेशन. देखिए क्या कह रही है. बैंक के पास इनिशियली 1000 रुपीज आए डिपॉजिट्स के फॉर्म. यानी हम ये मानते हैं सबसे पहले बैंक के पास किसी इंडिविजुअल ने 1000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिया. ठीक है, 1000 रुपये को डिपॉजिट करवा दिया. अब बैंक का ये एक्सपीरियंस है कि एक बार में एक इंसान हाईएस्ट 20% विड्रॉ करवाएगा, उससे ज्यादा नहीं. तो हमने एलआरआर या कैश रिजर्व फिक्स कर दिया 20%. रियल लाइफ में ये 4% चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, तो उस टोटल डिपॉजिट का 4% ही विड्रॉ होता है, ज्यादा नहीं होता. बुकिश लैंग्वेज में आपको 20% या 10% लेना है, तो यहाँ पे हमने 20% अज्यूम कर लिया. अब देखो, जब ये 1000 रुपीज मेरे पास आए, जब आपने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने इस 1000 को डिपॉजिट्स के फॉर्म में शो किया.
इसका 20% अपने पास रख लिया साइड में, 20% साइड में रख लिया। अब वो कितना लोन दे सकती है मार्केट में? रिमेनिंग 80% यानी 800। मैंने 200 रुपीज का कैश साइड में रखा और 800 रुपीज का मार्केट में लोन दे दिया। लोन कैश के फॉर्म में नहीं दिया है, मैंने जिसको लोन दिया उसका अकाउंट क्रिएट किया और अकाउंट क्रिएट करके उसके नाम से 800 रुपीज के डिपॉजिट शो कर दिए। जो पर्सन बोरो करने आया, मैंने उसका एक अकाउंट ओपन किया और अकाउंट ओपन करके मैंने क्या किया, उसके अकाउंट में मैंने शो कर दिया 8000 रुपीज, सॉरी 800 रुपीज। अब देखिए वापस 800 बैंक के पास डिपॉजिट्स के फॉर्म में आएगा। अब इस 800 में से बैंक को ये लगता है कि एक बार में एक इंसान 20% ही विड्रॉ करवाएगा, तो बैंक ने वापस इस 800 का 20% रख दिया रिजर्व के फॉर्म में, दैट इज 160। 20% रिजर्व के फॉर्म में रखा और बचा हुआ 640 रुपीज लोन के फॉर्म में आगे दे दिया। कैश में नहीं दिया है, सिर्फ मार्केट में ट्रांजैक्शंस घुमाए हैं। अब ये 640 वाली अमाउंट वापस किसी ने लोन लिया तो डिपॉजिट्स के फॉर्म में बैंक में शो हुआ होगा। अगेन इसका 20% रिजर्व और बचा हुआ जो अमाउंट है वो लोन, ये 512 वापस यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा। वापस इसका 20% आ जाएगा यहाँ पे और 80% आ जाएगा यहाँ। ये प्रोसीजर चलता रहेगा कब तक? जब तक बैंक की कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, बैंक की कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक्चुअल इनिशियल डिपॉजिट वाले कैश तक नहीं पहुंच जाती। समझते हैं इसको और अच्छे से। पहले तो ये बताइए कि किसी को यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है कि लोन कैसे दिया, क्यों दिया, रिजर्व इतना क्यों रखा? किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पहले आप बता दीजिए, वरना वेट कीजिए पेशेंस के साथ, प्रोसेस खत्म होगा फिर डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए ये अमाउंट कैसे है, हमें पूरी टेबल सॉल्व नहीं करनी होगी, हमें तो समझना है कि ये अमाउंट कैसे आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, बैंक के लिए ये कंपल्सरी है कि जितने उसके टोटल डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स जो इन सब की टोटल है, उसका एटलीस्ट 20% उसके पास हर वक्त रहे। तो बैंक के पास करंटली कैश कितना है? कैश बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपीज है, इनिशियल डिपॉजिट में ही आया था। इस कैश के भरोसे, इस 1000 के भरोसे बैंक आगे डिपॉजिट्स क्रिएट करता जा रहा है, लोगों को लोन देकर। लेकिन जब आपकी ये कैश रिजर्व की रिक्वायरमेंट, ये टोटल रिजर्व रिक्वायरमेंट इस इनिशियल कैश के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब मेरे पास 1000 का कैश है और मेरे 20% वाले अजम्पशन के अकॉर्डिंग कभी भी लोग ये 1000 विड्रॉ करवाने आ सकते हैं। मेरा टोटल डिपॉजिट इतना एक्सटेंड हो गया कि उसका 20% अब 1000 होता और मेरे पास एक्चुअल कैश भी 1000, तो मुझे अपना क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस यही स्टॉप करना पड़ेगा, मैं फर्दर और मनी क्रिएट नहीं कर सकती। अब ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला समझिए, 1/LRR मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट। 1/LRR 1/20% किया तो मेरे पास 5 आया। इसका मतलब है मैं इस 1000 रुपीज को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मैं टोटल 5000 के डिपॉजिट्स मार्केट में क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इस 5000 का 10% निकालूंगी तो वो आ जाएगा 1000, 20%, क्योंकि LRR 20%। अब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना था? 1000 था, वो मैं लोन के फॉर्म में देती गई, कैसे? रिजर्व साइड में रख के। अब मुझे हर वक्त अपने पास 1000 रुपीज रखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने 5000 के डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए, तो इसकी 20% लोग कभी भी विड्रॉ करवाने आ सकते हैं, यानी 1000 रुपीज कभी भी मार्केट में डिमांड हो सकती है, तो इतना मुझे हर वक्त अपने पास रखना है। और रिमेनिंग मैंने 4000 का मार्केट में लोन क्रिएट कर दिया, क्रेडिट मनी क्रिएट कर दिया। अब देखिए इसकी प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन किया गया है थ्योरेटिकली, उसको समझिए। क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत आसान है, समझ आ गया तो बहुत इजी रहेगा। सपोज इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स in banks is ₹1000 and LRR is 20%. It means banks are required to keep only 200 rupees as cash reserve and are free to lend ₹800. 1000 के डिपॉजिट आए, हमारा assumption है कि 20% लोग ही विड्रॉ करवाते हैं, तो LRR 20%।
इट मींस हमें केवल 200 को साइड में रखना है, रिमेनिंग अमाउंट वी कैन गिव एज लोन। नाउ सपोज दे लैंड 800 रुपीज, ये वर्ड हाईलाइट कर लीजिएगा, ये सेंटेंस, बैंक्स डू नॉट लैंड दिस मनी बाय गिविंग अमाउंट इन कैश। कैश नहीं दे रही हूँ, कैश तो मेरे पास अभी भी 1000 पड़ा है। रादर दे ओपन द अकाउंट्स इन द नेम्स ऑफ बोरोवर, बोरोवर के नाम का एक अकाउंट ओपन कर दिया। अब बोरोवर जब चाहे तब पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं, जितना चाहे उतना विड्रॉ करवा सकते हैं। Now, suppose borrowers withdraw the entire amount of ₹8,000 for making payment. Suppose by chance, क्योंकि लोन ले रहा है तो लोन बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए तो ले नहीं रहे, डेफिनेटली लोन ले रहे हैं ताकि हम किसी को पे कर सके, राइट? तो सपोज मैंने 8,000 बैंक से जब बोरो किया तो मैंने पूरा का पूरा 8,000 बोल दिया गलती से, पूरा 800 विड्रॉ करवा दिया। अब ये विड्रॉ करवा के किसी को पेमेंट करूंगी और वो पेमेंट भी तो वापस बैंक में ही आएगा, क्योंकि हमने अजम्पशन पढ़ा है ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स, राइट? तो 800 अगर मैं विड्रॉ करवा भी लेती हूँ कैश, तो किसी न किसी को वो 800 का पेमेंट मिलेगा और वो इंसान 800 रुपीज वापस डिपॉजिट तो बैंक में ही करवाएगा, तो बैंक के पास घूम फिर के 800 रुपीज वापस आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। अगर कैश चला भी गया, लोन देते टाइम तो वो कैश नहीं दे रही, बट बाय चांस डिपॉजिटर ने अपने अकाउंट से विड्रॉ करवा भी लिया तो वो पैसा वापस आना बैंक के पास ही है, क्योंकि जो विड्रॉअर है वो किसी न किसी को पेमेंट ही करने वाला है उस मनी से, ठीक है? तो देखिए क्या लिखा है, as all the transactions are routed through banks, the money spent by the borrowers comes back into the banks in the form of deposit accounts of those who have received this payment. बाय चांस मैंने लोन लिया और 800 विड्रॉ करवा लिया, तो जिसको मैंने पेमेंट किया होगा वो वापस बैंकिंग सिस्टम में उस पैसे को बढ़ा देगा। तो देखिए इट विल इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक बाय 800। जो सेकंड राउंड था, डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ गए थे 800 रुपीज से, राइट? यहां तक हमने समझा है। देखिए नाउ हैव अ लुक विद न्यू डिपॉजिट्स ऑफ ₹800, वापस आपके पास 800 की डिपॉजिट आ गए। आपको कितना कैश साइड में रखना है? 20%। तो मैंने 20% साइड में रखा एंड द बैंक कैन लेंड द एंटायर बैलेंस, कितना? 640 जो रिमेनिंग है। Borrowers use this loan for making payment, which again comes back into the account of those who have received the payment. वापस आना तो बैंक में ही है। This time bank's deposit rise by ₹640. जितना कोई लोन लेके गया उतना का उतना पैसा वापस घूम फिर के बैंक में आ जाएगा, तो बैंक में आ गया। अब बैंक को क्या करना है? इसका अगेन 20% साइड में रखना है और 80% लोन के फॉर्म में दे देना। अब क्या कह रहे हैं? The deposits keep on increasing in each round by 80% of last round's deposit. पिछले राउंड में जितना डिपॉजिट आया था, हर नेक्स्ट राउंड में उसका 80% पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में आता रहेगा। Deposit creation comes to an end when total cash reserve become equal to initial deposit. कब खत्म हो जाएगा? जब कैश रिजर्व की टोटल इनिशियल डिपॉजिट के इक्विवेलेंट आ जाएगी, यानी ये वाली जो टोटल है ये इस इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये वाली टोटल शो कर रही है कि इतना कैश आपके पास हर वक्त होना चाहिए, और प्रैक्टिकली मेरे पास रियल में तो इतना ही कैश है, इससे ज्यादा कैश है भी नहीं, ठीक है? क्योंकि बाकी तो मैं दूसरों को लोन के फॉर्म में देती जा रही हूँ। अब देखो, as seen in table, banks are able to create total deposits of 5,000 with the initial deposit of only ₹1,000. This means total deposits become 5 times of initial deposit. 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है कैश रिजर्व अपने आप को, इसलिए इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये इनिशियल डिपॉजिट खुद को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए जरा ध्यान से कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 1/LRR, LRR 20% है, मैंने 1/20% किया तो मेरे पास आया 5, 1/20% करके 5 आया। अब इस 5 को मैं अपने इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1000 into 5, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 5000। अब इस 5000 का 20% कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास 4000 आ जाएगा, और इसका 80% मैंने लोन क्रिएट कर दिया है 4000। 1000 इधर आ गया 20% के फॉर्म में। अब देखिए
Money multiplier is the number by which the total deposits can increase due to a given change in the deposit. Deposits में change होते होते total deposit कितना increase होता है. ये LRR से inversely related है, negative relation है. LRR बढ़ेगा तो कम cash create होगा, कम credit create होगा, और LRR कम तो ज्यादा credit creation. LRR को समझ लीजिए पहले, उसके बाद में मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो करके देखते हैं. एक एग्जांपल हम अभी कर लेंगे तो बस आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. इसी टेबल में एक फर्दर एग्जांपल करते हैं, आप सब भी कोशिश कीजिए. एक सेकेंड रुकिए. यस, हैव अ लुक एवरीवन. इसी टेबल में हम थोड़ा सा इसी चीज को इलैबोरेट करके समझ रहे हैं एक दूसरे एग्जांपल के साथ. नाउ सपोज LRR is 10%. इस बार हम 10% लेके चल रहे हैं, ठीक है. सपोज LRR कितना है, 10% है, और इनिशियली बैंक के पास आ रहे हैं ₹1000 की जगह मैं चेंज कर रही हूँ, वैल्यूज चेंज कर रही हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी और अच्छे से समझ में आए, ठीक है. सपोज इनिशियली बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं 20,000. इनिशियल डिपॉजिट्स कितने आए, 20,000 के डिपॉजिट्स. अब LRR 10% है, तो जल्दी से एक स्टूडेंट मुझे अनम्यूट करके बताइए कितना रिजर्व में डालूं और कितना लोन वाली साइड लिखूं, जल्दी. 4,000 रिजर्व होगा मैम. 10 के हिसाब से तो 2,000 होगा. बिल्कुल 10 के अकॉर्डिंग 2,000 रिजर्व होगा, तो मैंने 2,000 रिजर्व वाले साइड लिख दिया. अब लोन्स कितना, 18,000. 20,000 आपके पास अवेलेबल थे, 2,000 आपको साइड में रखना है, 10% रखना है, तो मैं रिमेनिंग 18,000 का लोन दे सकता हूँ. तो 18,000 आ जाएगा लोन वाली अमाउंट, राइट. 18,000 कहाँ आ जाएगा, लोन वाली अमाउंट. अब वापस यही लोन बैंक के पास आ जाएंगे क्या, डिपॉजिट्स के फॉर्म में. सोच के देखिए, ये यहाँ अगर मैं 18,000 लिखती हूँ तो वही 18,000 तो बैंक के पास वापस आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. फिर बैंक क्या करेगी, 18,000 का 20% साइड में रखेगी और 80% दे देगी लोन के फॉर्म में. ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक लास्ट कैश रिजर्व का टोटल हमारा 20,000 नहीं आ जाता. और लास्ट में डिपॉजिट्स वाली अमाउंट कितनी आएगी, इसका कैलकुलेशन एक बार समझ लीजिए. 1/10% किया तो K की वैल्यू आ गई मेरे पास 10. 1/LRR करके K की वैल्यू आ गई 10. अब 10 को आपको 20,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 लाख रुपीज आएगी आपकी लास्ट में. जो डिपॉजिट्स वाला कॉलम होता है ना, वहां पे अमाउंट आएगा 2 लाख रुपीज. ये जहां इसमें 5,000 लिखा हुआ है, यहाँ इस बार आपको लिखना है ₹2 लाख. और 2 लाख का 10% जरा करके देखिए 20,000 ही होगा, वो 20,000 हम लिख देंगे अपने कैश रिजर्व के साइड पे. यहाँ कैश रिजर्व के साइड यहाँ आ जाएगा 2 लाख. कैसे आया, 1/LRR मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट्स. और यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, सेम टू सेम यही वैल्यू आएगी, क्योंकि इतना कैश हर वक्त हमें अपने पास रखने की जरूरत है. और यहाँ आ जाएगी रिमेनिंग परसेंटेज अमाउंट. ये है बैंक का क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, जो रियल लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे होता है. रियल लाइफ में हम जब भी डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक उसका कुछ परसेंट, बहुत कम परसेंट है, प्रैक्टिकली केवल 4% है CRR, वो साइड में रखेगी और रिमेनिंग सारा अमाउंट दे देगी लोन के फॉर्म में. जब लोन के फॉर्म में दे दिया तो घूम फिर के वो पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आएगा, और ये प्रोसीजर अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा, जिससे मार्केट में आर्टिफिशियल मनी क्रिएट होता रहेगा, लोगों की परचेजिंग पावर्स बढ़ती रहेगी. ठीक है. अब बोल रहे हैं कि टेबल में हमने देखा बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 5,000 विद द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1,000. ये हम पढ़ चुके हैं. अब ये देखिए, it signifies that for every unit of money kept as reserve, the banks are able to create 5 units of money. मैंने 100 रुपए बैंक में रखे तो बैंक उससे 500 रुपए बना देगा. मैंने 1000 रखे तो बैंक 5,000 क्रिएट कर देगा. तो जितना ज्यादा मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाऊंगी, उतना ज्यादा इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लाई होता रहेगा. ठीक है. बट LRR के साथ इनवर्स रिलेशन है. आप देखिए, मैंने जो अभी एग्जांपल लिया उसमें हमने 20,000 कैश था,
एनआरआर 10% था तो मैं 10 टाइम्स मनी क्रिएट नहीं पाई, लेकिन एनआरआर अगर कम हो 5 है, जैसे एनआरआर अगर 20% आ रहा है तो के की वैल्यू 5 आ गई, यानी एनआरआर ज्यादा तो आप कम टाइम्स मनी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और एनआरआर कम तो आप ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाएंगे मनी को। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 एंड एलआरआर इज 12.5। कुछ भी नहीं करना है, 1/LRR करके के की वैल्यू निकालनी है, इस के की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है इनिशियल डिपॉजिट से। डिपॉजिट्स आपको बताया गया है 1000, तो इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कमर्शियल बैंक का मनी क्रिएशन इकोनॉमी की नेशनल इनकम को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मार्केट में लोगों के पास पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन, और जब मार्केट में लोगों के पास पैसा आएगा तो वो उस मनी को इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी विद इट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये तो पूरा अच्छे से ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस हमें करना है। नाउ इन केस एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट देन ही और शी कैन रेज द हैंड। No doubts. All right, then we are ending the class over here. Have a nice day. Enjoy yourself.